गांव में पवनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था, लेकिन वह खेत बंजर था। पवनलाल कई बार उस पर फसल लगाने की कोशिश करता, लेकिन कभी फसल नहीं होती। पवनलाल इस बात से बहुत दुखी रहता था। यही वजह थी कि वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह हर रोज भगवान से यही कहकर सोता कि भगवान, अगली सुबह जब मैं उठूं तो मेरी खेत अच्छी हो जाए, मैं उस पर खेती कर पाऊं। वह दिल का बहुत ही साफ व्यक्ति था। खुद की खेत बंजर थी, इसीलिए दूसरे की खेत पर मदद करके खुश रहता था। पवनलाल बहुत उदास रहता और हर वक्त सोचते रहता कि कैसे खेत को बंजर से हरा भरा बनाया जाए। एक दिन गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं। सभी का मानना था कि बाबा के पास सभी समस्याओं का समाधान है। सभी बाबा के पास मदद मांगने के लिए गए। पवनलाल भी बाबा के पास गया। बाबा, मेरी खेत बंजारा हो चुकी है। बरसात के समय में भी वो बंजार ही रहती है। कितना भी पानी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस पर फसलें नहीं उगा पाता हूँ। बहुत समस्या है, पैसों की क्या करूँ? बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम एक काम करो, ये मिट्टी लो। यह मिट्टी जादुई मिट्टी है। जब तुम इस मिट्टी को अपने खेत पर जाकर डालोगे, उसके ठीक बाद से तुम्हारी खेत अच्छी हो जाएगी और उस पर बहुत अच्छी फसल उगेंगे। इतने उगेंगे जिन्हें तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब समय आएगा तब मैं तुमसे कुछ मांग लूंगा। अभी मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जी ठीक है बाबा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। पवनलाल मिट्टी को अपने खेत पर ले जाकर डाल देता है। अगले ही दिन पवनलाल की खेत आम खेतों जैसी हो जाती है। वह खेत में बीज डालता है और फसल तैयार होने का इंतजार करता है। कुछ ही दिनों में हरी हरी फसल तैयार हो जाते हैं और खेत फसलों से भर चुका होता है। तुरंत पवनलाल ने उसे काट लिया और उसे शहर ले जाकर बेच दिया। अब नए फसल उगने का इंतजार करता है। फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पवनलाल ने ढेर सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई मिट्टी की बात फैल गई। सभी गांव वाले बाबा से जादुई मिट्टी मांगने जाने लगे। हर रोज भीड़ लग जाती थी। बाबा किसी को जादुई मिट्टी नहीं देते थे और सभी लोगों से तंग आकर गांव छोड़कर भाग जाते। इधर पवनलाल फसल उगाया करता, उसे बेचा करता और ढेर सारे पैसे कमाता। ज्यादा पैसे कमाने के बाद पवनलाल के अंदर घमंड आ गया। वह किसी को कुछ नहीं समझता। सभी गरीबों से बहुत काम करवाता था और बदले में थोड़े ही पैसे दिया करता। जब वह मजदूर बहस करते तो उन्हें मारा पीटा करता था। दिन प्रतिदिन पवनलाल और भी घमंडी होता जा रहा था। कोई गरीब उसके आसपास से भी गुजर जाता तो उसे दुत्कार देता था। वह खुद को सबसे अमीर इंसान समझता था। उसे लगता था इस दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, वह जो चाहे कर सकता है। इसी तरह कई साल बीत गए। गांव का कोई भी व्यक्ति पवनलाल को पसंद नहीं करता था। एक दिन पवनलाल खेत के सारे काम खत्म करके घर जा रहा था। उसके सामने एक भिखारी आया और पवनलाल से कुछ पैसे और खाने मांगने लगता है। अरे हट जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? मैं नहीं देने वाला कुछ भी। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता। पवनलाल, मैं वही बाबा हूँ जिसने तुम्हें जादुई मिट्टी दी थी। इस गांव से भागने के बाद मेरी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। कृपया मेरी मदद कर दो। अरे मैं नहीं जानता किसी बाबा को। कौन हो आप? कौन सी जादुई मिट्टी? निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तभी मैंने तुमसे कहा था समय आने पर कुछ मांगूंगा। अब यही सही समय है। कृपया मेरी मदद कर दो। अरे कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानता आपको। हटिए यहाँ से। कोई भी भिखारी उठकर मेरे पास आ जाता है। बाबा को पवनलाल की बात सुनकर गुस्सा आता है। जिस धन और खेत की वजह से तुम आज इतना घमंड कर रहे हो, देखना वो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से और अभी से ही तुम्हारी खेत पहले जैसे ही बंजार हो जाए। हे मेरी जादुई मिट्टी,
अपना कमाल दिखाना बंद कर दे। पवनलाल बाबा की बातों को नजरअंदाज करके घमंड में चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसके खेत वापस पहले जैसे ही बंजर हो गई है। सारे हरे भरे फसल मुरझा कर गिर चुके हैं। धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी खत्म होने लगे। अब वह पहले जैसा ही हो चुका था। पवनलाल अपनी गलती पर बहुत पछताया। उसने बाबा को गांव में खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा उसे कभी नहीं मिले। जादुई आइसक्रीम। जिया के माता पिता बब्बन और शीला बहुत गरीब थे, लेकिन गरीबी के बावजूद वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करते थे। जिया और उसका छोटा भाई चीनू गर्मी के दिनों में बाहर खेलने जाने की जिद कर रहे थे। शीला ने उनको डांट कर पढ़ने बैठा दिया और काम पर चली गई। नाराज होकर बिना किसी से कुछ कहे वे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। वो रास्ता भटक गए थे। बहुत कोशिश करने पर भी सही रास्ता नहीं मिला। दोनों थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, उन्हें प्यास भी लगी थी। अचानक जिया की नजर सामने पहाड़ी पर पड़ी। उसने चीनू से कहा, चीनू, वो देख, ऐसा लग रहा है कि पूरी पहाड़ी पर आइसक्रीम ही आइसक्रीम बिखरी हुई है। हाँ रे, चल उधर ही चलते हैं। आइसक्रीम के नाम से ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। वे दोनों उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचे तो उनकी बाँछें खिल गई। पूरी पहाड़ी रंग बिरंगी आइसक्रीम से भरी थी। तभी अचानक पहाड़ी से आवाज आई, बच्चों, ये आइसक्रीम का पहाड़ उसी के लिए है जो बच्चे अपने माता पिता की हर बात मानते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ते, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले हों। ये आइसक्रीम तुम दोनों नहीं खा सकते। चीनू की आंखें भर आई। वो बोला, आप हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम कभी नाराज नहीं होंगे और माता पिता की हर बात मानेंगे। एक बार हमें आइसक्रीम खा लेने दीजिए। पहाड़ी से आवाज आई, अगर तुम दोनों अपना वादा पूरा करोगे तो यहाँ जब जी चाहे आकर आइसक्रीम खा सकते हो, पर अभी घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे। जिया बोली, हमें तो अपने घर का रास्ता भी याद नहीं है। पहाड़ी से आवाज आई, अगर तुम लोग एक हफ्ते तक अपने वचन के पालन करोगे तो तुम्हें यहाँ का रास्ता भी आसानी से मिल जाएगा। दोनों निराश होकर घर की तरफ चल पड़े। शाम हो गई थी। माता पिता उनको ढूंढकर थक गए थे। उन दोनों को देखकर शीला भागी हुई आई और गले से लगाकर बोली, मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं आज तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चॉकलेट लाई थी। बच्चों को बहुत अफसोस हुआ कि वो अपने घर वालों से क्यों नाराज थे। एक हफ्ते तक उन्होंने पूरी तरह से माता पिता की सारी बातें मानी। वे लोग जो कुछ कहते दोनों बच्चे फटाफट कर दिया करते। एक दिन उन्होंने अपने माँ को उनके पिता से कहते हुए सुना कि आजकल तो बच्चे बहुत अच्छी तरह अपना सारा काम निपटा लेते हैं, कोई जिद नहीं करते। तुमने कुछ कहा है क्या? उनके पिता ने कहा, हाँ, मैं भी ये बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगा शायद तुमने उन्हें समझाया होगा। जिया को लगा कि जब माता पिता संतुष्ट हैं तो हमें जरूर आइसक्रीम खाने को मिलेगी। उसने अपनी माँ से कहा, अब माँ, अब हम दोनों को कल थोड़ी देर के लिए एक जगह जाना है। हाँ जाओ, पर जल्दी आ जाना। दूसरे दिन दोनों सुबह सुबह ही जंगल की तरफ चले गए। उन्हें जल्दी ही वो पहाड़ दिख गई। उन्होंने उस पहाड़ी पर पहुंचकर आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। जब खाते खाते थक गए तो जिया बोली, भाई अब घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। दीदी, माँ बापू के लिए भी थोड़ी आइसक्रीम ले चलते हैं। तभी उनकी नजर एक खाली घड़े पर पड़ी। उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा घड़ा आइसक्रीम से भर लिया और घर की तरफ चलने लगे। पहाड़ी ने कहा, बच्चों, तुम लोग इसी तरह अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम लोग यहाँ से आइसक्रीम लेकर बेच भी सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। जिया और चीनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब वे दोनों घर आए तो माँ को आइसक्रीम से भरा घड़ा दिखाकर बोले, माँ, हमें आइसक्रीम की पहाड़ी मिल गई है। अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पहाड़ी ने कहा है कि
हम वहाँ से आइसक्रीम लाकर बेच सकते हैं, पर सिर्फ उनके लिए ही है जो सच्चे और ईमानदार हैं। माँ ने आइसक्रीम खाई तो वो बहुत स्वादिष्ट थी। उसने कहा, वाह, सचमुच अगर ऐसा हो जाता तो हमारे नसीब जाग जाते। चलो कल पिताजी के साथ चलकर ले आएंगे। दूसरे दिन वे लोग सुबह सुबह बड़े बर्तन लेकर निकल गए। उनके हाथ में इतने बड़े बड़े बर्तन देखकर उनका पड़ोसी राजू, जो कि बहुत ही चालाक और मक्कार था, चुपके चुपके उनके पीछे चला गया। उसने भी बड़े बड़े बर्तन ले लिए थे। उसने सोचा शायद इन लोगों को कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। आइसक्रीम की पहाड़ी के नजदीक पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब बब्बन और शीला आइसक्रीम लेकर चले गए, तब वो भी पहाड़ी से आइसक्रीम लेने पहुंच गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आइसक्रीम लेनी चाही, पहाड़ी से आवाज आई, ठहरो, ये आइसक्रीम सिर्फ वही ले जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। राजू ने उस आवाज को अनसुना करके अपने बर्तन भर लिए। वो जैसे ही बर्तन उठाकर चला, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वो बर्तन रख देता है, उसे फिर से दिखाई पड़ने लगता है। अब उसकी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। उसने पहाड़ी के सामने जाकर सारी आइसक्रीम पहाड़ी में उड़ेल दी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, आज से मैं भी बब्बन और शीला की तरह सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। बब्बन और शीला सच्चे और ईमानदार थे। वे पहाड़ी से ढेर सारी आइसक्रीम ले आए। शाम को पूरा परिवार आइसक्रीम की दुकान खोलकर बैठ गए। आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट थी कि लोगों ने दोबारा लेकर खाई। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब तो रोज सुबह सुबह बब्बन और शीला जंगल में जाकर आइसक्रीम ले आया करते और दोपहर तक अपनी दुकान लगा लेते। उनकी आइसक्रीम की दुकान कुछ ही दिनों में बहुत मशहूर हो गई। एक दिन जब राजू उनकी दुकान पर आइसक्रीम खाने आया तो बब्बन ने डर से उससे पैसे भी नहीं मांगे। राजू ने पैसे भी दिए और उसने बब्बन को सारी बात बताई। कुछ ही समय में वो भी बहुत अच्छा इंसान बन गया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। किसान अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाता और अच्छे दामों में बेच देता। एक बार उसने मिर्च की फसल लगाई। मिर्च जब पककर तैयार हुई तो बारी बारी से बाप बेटे खेत की रखवाली करते। किसान दिन के समय रखवाली करता और बेटा रात भर खेत की रखवाली करता। उस मिर्च के खेत में एक मिर्च बहुत बड़ी थी। दोनों को सबसे अधिक उसी की परवाह थी कि कहीं कोई जानवर उसे नष्ट न कर दे या कोई चोर न चुरा ले, क्योंकि जो भी आता उसकी नजर बड़ी वाली मिर्च पर ही पड़ती। वह मिर्च थी भी अद्भुत। एक दिन किसान का बेटा अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में थोड़ा उजाला हो गया और एक उड़न खटोला उतरा। अब किसान का बेटा भय के मारे एक घनी झाड़ी में छुप गया। उसको ये भी डर नहीं लगा कि कोई सांप बिच्छू ही ना डस ले। उसने देखा कि ढेर सारे लोग आए। खेत में एक खाली जगह देखकर कोई सफाई में लग गया, कोई पानी छिड़क रहा है और फिर उस जगह पर चांद की रोशनी में सफेद चादर बिछाई गई। तरह तरह के वाद्य यंत्र सजाए गए। तब तक उसने देखा कि एक युवक आया। उसने एक रुमाल बिछाई, थोड़ा पानी छिड़का और अपने थैले से एक बांसुरी निकाली और बड़ी ही मधुर आवाज में बजाने लगा। किसान का बेटा सांस रोके सब आश्चर्य से देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लाल मिर्च के खेत में एक रोशनी हुई और बड़ी लाल मिर्च में से एक बहुत सुंदर परी निकली। उसकी सुंदरता देखकर वो उसे देखता ही रह गया। परी पूरे लाल वस्त्रों में सजी थी। जैसे ही वह परी आई, वहाँ नाच गाना खाना पीना शुरू हुआ। वह सारी रात ये तमाशा देखता रहा। जैसे ही सुबह के 4 बजे अचानक सब जैसे होश में आए और जल्दी जल्दी उत्सव समाप्त कर दिया। लाल परी वापस मिर्च के अंदर चली गई। बाकी लोग उड़न खटोले में बैठकर आसमान में चले गए।
लड़के को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह उठा और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। घर जाकर वो पूरे दिन सोया, क्योंकि रात को उसे फिर पहरेदारी जो करनी थी। अब तो वह रोज बड़ी बेसब्री से रात होने की प्रतीक्षा करता और खेतों में जाकर छुप जाता। प्रतिदिन यही नजारा देखता। ऐसा करते करते धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। वह शाम को खेत में गया और उसने वह बड़ी मिर्ची बड़े प्यार से तोड़ ली। घर आकर तबीयत खराब होने का बहाना करके घर की छत पर आकर सो गया। उसने मिर्च को संभालकर छत पर रख दिया। स्वयं जाकर छत के ऊपर बने एक कमरे में बैठ गया। उसने कमरे में ही एक अंगीठी जला ली। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक छत पर उजाला हुआ और उड़न खटोला उतरा। फिर जैसा खेत में होता था वही सब छत पर होने लगा। मिर्च में से परी निकली। फिर सभी लोग नाच गाने में मस्त हो गए। तभी लड़के ने मौके का फायदा उठाया और जाकर मिर्च उठा लाया और उसे दहकती हुई अंगीठी में डाल दिया। अब वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब भोर होगी और लाल परी अपनी मिर्च ढूंढेगी। फिर क्या होगा, ये सब सोचकर वो थोड़ा घबरा रहा था। सुबह के 4 बजते ही सब सामान समेटने लगे और उड़न खटोले पर बैठकर चले गए। परी मिर्च ढूंढने लगी, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। तब किसान का बेटा कमरे से बाहर आया। उसने लाल परी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम जो ढूंढ रही हो वो तो आग में जलकर खाक हो गया। परी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? किसान का बेटा बोला, लाल परी, मैं तो 1 महीने से तुम लोगों को देख रहा हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? परी का चेहरा चमक उठा। उसने हाँ कर दी। फिर उसने बताया कि एक बार उससे कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसे मिर्च में रहने का श्राप मिला था। लेकिन जिस महात्मा ने श्राप दिया था, उसने ये भी कहा था कि जब कोई परिश्रमी और खूबसूरत नौजवान तुम्हारे इस मिर्च के खोल को आग में जला देगा, तब तुम शाप मुक्त हो जाओगी। किसान का बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लाल परी से शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।